दोस्तों, आज तक आपने ऐसी कई मूवीज देखी होंगी जिसमें पुलिस वाले कातिल को ढूंढते रहते हैं और आखिर में वो मिल भी जाता है। लेकिन आज की ये कहानी इतनी अनोखी है कि कातिल खुद कत्ल प्लान करता है। अपने हिसाब से पुलिस भी तहकीकात करती है, लेकिन हर मोड़ पर पुलिस वही करती है जो वो कातिल चाहता था। पर इसके बावजूद आखिर ये मर्डर मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है, वही देखेंगे हम आज की इस मूवी में। मूवी का नाम है मर्डर्स बाय नंबर्स, जो कि क्रिटिक्स की सबसे पसंदीदा मूवीज में से एक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़के नजर आते हैं जिन्होंने अपनी कनपटी पर बंदूक रखी होती है, जैसे वो खुद को खत्म करना चाहते हों। लेकिन इससे पहले कि आगे हमें कुछ दिखाया जाता, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम रिचर्ड और जस्टिन नाम के दो लड़कों को देखते हैं। वो असल में हाई स्कूल में क्लासमेट्स होते हैं। अब रिचर्ड की बात करें तो वो बहुत ही अमीर और पॉपुलर होता है, जबकि जस्टिन बिल्कुल अलग, शांत और इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का होता है। जस्टिन को खुद पर इतना भरोसा होता है कि वो सोचता है कि वो अपने दिमाग से किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। उसका ये भी सोचना है कि वो भले ही किसी का मर्डर ही क्यों ना कर दे, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतना दिमाग है। वहीं रिचर्ड की बात करें तो वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका होता है और कुछ नया करना चाहता है। उसकी लाइफ पूरी तरह से अय्याशी से भरी हुई होती है। फिर एक दिन ये दोनों आपस में मिलते हैं और मजाक मजाक में बातें करने लगते हैं कि लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लाइफ में थोड़ा एडवेंचर आ जाए। तो इस तरह ये दोनों मिलकर एक मर्डर प्लान करते हैं और फिर अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं। अब इस मर्डर के लिए ये एक लड़की को चुनते हैं, जिसमें ये उसको पहले किडनैप करते हैं और फिर उसका कत्ल कर देते हैं। इसके बाद ये चीजों को इस तरह से सेट करते हैं कि जो भी इस केस की जांच करे वो पूरी तरह से इनके झांसे में आ जाए। और इस सब के पीछे असल में जस्टिन का दिमाग होता है। खैर, जब इस मर्डर की खबर पुलिस को मिलती है तो इस मामले की जांच के लिए दो डिटेक्टिव्स को अपॉइंट किया जाता है, जिनका नाम होता है कैसी और सैम। अब ये दोनों विक्टिम के घर पहुंचते हैं और क्राइम स्पॉट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। अब घर के बाहर छानबीन करने पर इनको फुटप्रिंट्स, उल्टी के निशान, लड़की की डेड बॉडी और बॉडी पर कुछ बाल मिलते हैं। इसके बाद ये लोग बाकी सबूतों को इकट्ठा करने घर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ उनको कारपेट और खिड़की पर जूतों के निशान दिखते हैं, जिससे साफ समझ में आता है कि कातिल खिड़की से अंदर आया होगा। इसी बीच इन्हें वहाँ एक टूटी घड़ी भी पड़ी हुई मिलती है, जो ठीक 9:27 पर रुक गई थी। तो इससे वो दोनों डिटेक्टिव्स नतीजा निकालते हैं कि कातिल ने 9:27 पर ही इस लड़की पर हमला किया होगा और उसी बीच छीना झपटी में ये घड़ी गिरकर बंद हो गई, यानी कत्ल ठीक 9:27 पर हुआ होगा। अब सारे सबूतों के आधार पर ये दोनों मान लेते हैं कि ये असल में किसी सीरियल किलर का काम है। फिर हमें पता चलता है कि रिचर्ड और जस्टिन ने जानबूझकर ऐसे सबूत छोड़े थे ताकि जांच करने वालों को लगे कि ये सीरियल किलर का हाथ है। यानी अब तक ये दोनों अपने प्लान में कामयाब हो चुके होते हैं और पुलिस वाले इनके झांसे में आ चुके होते हैं, क्योंकि उसके जांच की प्रक्रिया एक सीरियल किलर को बेसिस मानकर चल रही थी, जो इस केस को भटकाने के लिए काफी था। खैर, उधर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आगे की जांच करता है, जिससे कैसी और सैम को उन जूतों के निशान से पता चलता है कि ये निशान असल में बहुत ही महंगी कंपनी के जूतों के हैं, जिसे कोई आम आदमी खरीद ही नहीं सकता। इसके बाद वो उस जूते की किस्म का पता करते हुए उस कंपनी से बात करते हैं जहां से वो जूते खरीदे गए होंगे। दोस्तों, असल में लग्जरी चीजों में कुछ ऐसे कोड्स और मार्क्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि आखिर वो लग्जरी चीज किसने खरीदी थी। तो इसी बेसिस पर अब सैम और कैसी को पता चलता है कि वो जूते किसी रिचर्ड नाम के लड़के ने खरीदे हैं। इसके बाद वो उस कंपनी से रिचर्ड का एड्रेस लेते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड एक बहुत ही अमीर लड़का है जो इस वक्त अपने कॉलेज में है। इसलिए अब कैसी और सैम आगे की जांच के लिए रिचर्ड के पास जाते हैं, लेकिन वो उसके पास जा ही रहे थे कि इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो असल में कॉलेज में सफाई का काम करता था और इसी काम की आड़ में वो स्टूडेंट्स को ड्रग्स सप्लाई करने का काम भी करता था। अब वो यहाँ पर देखता है कि दो पुलिस वाले रिचर्ड से पूछताछ करने जा रहे हैं, तो उसे लगता है कि कहीं वो पुलिस वाले उसी के बारे में पूछताछ करने तो नहीं आए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इस आदमी ने रिचर्ड को ड्रग्स बेचे थे। और यही सोचकर डरते हुए वो आदमी अपने काम को उसी वक्त छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लेता है। अब कैसी और सैम रिचर्ड के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये शूज तुमने ही खरीदे थे। तो रिचर्ड बहुत ही आसानी से मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अरे, ये शूज तो मेरे हैं, आपको कहाँ मिले। तो कैसी कहती है कि असल में एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसी की लाश के पास हमें तुम्हारे जूतों के निशान मिले हैं। अब रिचर्ड पूछता है कि किसका मर्डर और कब हुआ, तो कैसी उसे तारीख बताती है, जिसे सुनकर रिचर्ड उससे कहता है कि मैडम,
जिस दिन वो मर्डर हुआ उसी दिन मेरे जूते चोरी हो गए थे और उस दिन मैं जूतों को लेकर परेशान था, इसलिए मैंने इसकी रिपोर्ट स्कूल में भी लिखवाई थी। आप चाहे तो डिपार्टमेंट में जाकर पूछ सकती हैं। ये सुनकर कैसी कहती है कि अच्छा उस दिन तुम कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे? तो वो बताता है कि उस शाम 7 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। कैसी पूछती है कि इस बीच तुम कहीं गए थे? तो रिचर्ड पहले तो कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं गया, लेकिन फिर एकदम से कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मैं बीच में करीब 10 से 15 मिनट्स के लिए एटीएम पर गया था पैसे निकालने, लेकिन पैसे निकालकर मैं वापस आ गया था। अब सैम और कैसी इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और फिर रिचर्ड के एक एक बयान को वेरीफाई करते हैं। वो देखते हैं कि कॉलेज में उसने रिपोर्ट लिखवाई थी और वो उस दिन दोस्तों के साथ पढ़ भी रहा था और यहाँ तक कि वो बीच में 15 मिनट्स के लिए एटीएम भी गया था और फिर वापस चला आया। यानी कैसी को पता चलता है कि रिचर्ड की बात एकदम सही है, लेकिन फिर भी उसे शक होता है और उसे लगता है कि इन्हीं 15 मिनट्स के बीच में एटीएम जाने के दौरान रिचर्ड ने वो कत्ल किया होगा। लेकिन उसका साथी सैम उसे समझाता है और कहता है कि असल में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि रिचर्ड का घर मर्डर वाली जगह से बहुत दूर है, जिस वजह से उसे वहां जाकर कत्ल करके वापस आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, जबकि रिचर्ड सिर्फ 15 मिनट्स में वापस लौट आया था। लेकिन इसके बाद भी कैसी का शक कम नहीं होता और वो कहती है कि अगर ये कातिल कोई साइको किलर था तो वो किसी के जूते चुराकर कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि अमूमन साइकोपैथ लोग ऐसा नहीं करते। जबकि रिचर्ड का स्टेटमेंट था कि उसके जूते चोरी हुए और स्कूल ने इसे कंफर्म भी किया था। ये मुझे तो कोई बनी बनाई कहानी लगती है, पर सैम उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हो, इसको दूसरे एंगल से सोचो। खैर, अब हम देखते हैं कि उधर रिचर्ड अपने क्राइम पार्टनर जस्टिन से मिलता है और उसे बताता है कि दोनों डिटेक्टिव्स उनके जूते वाले जाल में फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी रिचर्ड ने जानबूझकर स्कूल में जूते चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी और मर्डर वाली जगह पर जूतों के निशान छोड़े थे ताकि जांच करने वाला उनके दिमाग से खेल सके। यानी ये लोग चाहते थे कि पुलिस इसी एंगल से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे जिसमें ये दोनों दोस्त अब कामयाब हो चुके होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि रिचर्ड आज जस्टिन से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन उस वक्त जस्टिन कहीं जाने की जल्दी में होता है, जिससे रिचर्ड को शक होता है कि इनकी दोस्ती में कोई दरार आ गई है। लेकिन हम देखते हैं कि असल में जस्टिन एक लड़की के करीब हो जाता है और फिर रिचर्ड उन दोनों को साथ में देख लेता है और समझ जाता है कि आखिर क्यों जस्टिन उसके पास से जल्दी निकल आया था। खैर, उधर कैसी इस वक्त पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होती है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा बार बार यही कह रही होती है कि इस मर्डर में रिचर्ड और उसके दोस्त का ही हाथ है, लेकिन आखिर में वो उन तक कैसे पहुँचे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा होता। इसीलिए अब वो अपने सीनियर के पास जाती है और उससे कहती है कि सर, मैं रिचर्ड के घर की तलाशी लेना चाहती हूँ। लेकिन सीनियर उसको टोकते हुए कहता है कि रिचर्ड के पिता शहर के बहुत बड़े इंसान हैं, इसलिए बिना किसी पुख्ता सबूत के उनके घर की तलाशी नहीं ली जा सकती। ये सुनकर अब कैसी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि जूतों के निशान के अलावा उनके पास क्या पुख्ता सबूत हो सकता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो फिर से मर्डर वाली जगह जाती है जहाँ वो उस वोमिट की जांच करवाती है। अब उस जांच से उसे पता चलने वाला था कि आखिर हत्यारे ने उस दिन खाया क्या था, और जैसे ही उसे उस डिश के बारे में पता चलता है तो वो फौरन आसपास के रेस्टोरेंट में जाकर वो डिश ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे एक होटल मिलता है जहां वो डिश बनाई जाती थी, इसलिए अब वो वहां के मैनेजर से मिलती है और उससे पूछताछ करने लगती है। यहाँ वो मैनेजर उसे बताता है कि असल में उस दिन रिचर्ड नहीं बल्कि उसका दोस्त जस्टिन यहाँ पर आया था और उसी ने वो डिश खाई थी। फिर कैसी पूछती है कि वो कितनी देर तक यहाँ पर रुका था, तो मैनेजर सीसीटीवी में देखकर उसे बताता है कि वो असल में रात के 9 बजे तक यहाँ पर रहा था और फिर चला गया था। इसके बाद कैसी का शक जस्टिन पर भी पड़ता है और वो अगले ही दिन जस्टिन से मिलने चली जाती है। वहाँ वो उससे पूछती है कि तुम रिचर्ड को कैसे जानते हो, तो जस्टिन उसे बताता है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं। लेकिन आपको क्या करना है मैडम? तो कैसी कहती है कि एक लड़की का मर्डर हुआ है जिसमें मुझे रिचर्ड और तुम पर भी शक है। तो ये सुनकर जस्टिन कहता है कि मैडम, आप हम दोनों के साथ में मर्डर करने की बात कह रही हैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। आप चाहें तो क्लास में पूछ सकती हैं। वो हर वक्त मुझे बुली करता रहता है, जिसकी वजह से उसका और मेरा झगड़ा ही चलता रहता है। वो अपने बाप की दौलत को उड़ाने वाला अय्याश लड़का है, लेकिन मैं ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करता। और दोस्तों, यहाँ हमें दिखाया जाता है कि असल में रिचर्ड और जस्टिन दुनिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, जबकि ये दोनों असल में बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं।
लेकिन अब कैसी बातों ही बातों में जस्टिन से कुछ और सवाल करती है ताकि वो उसे अपनी बातों में उलझा सके। और फिर इन्हीं बातों ही बातों में जस्टिन घबराहट में आकर कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही जान सकता था, जिससे कैसी का शक अब और मजबूत हो जाता है और वो समझ जाती है कि जस्टिन कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन जब वो कॉलेज में पता करती है तो जस्टिन की बात सही निकलती है। सभी यही कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और रिचर्ड अक्सर जस्टिन को परेशान करता रहता है, जिस वजह से जस्टिन काफी परेशान रहता है। और इसी पूछताछ के बाद कैसी वापस कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद वो केस को दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करती है और फिर वो कॉलेज में ये पता करवाती है कि उस मर्डर के बाद क्या उस टीचर, स्टाफ या स्टूडेंट ने छुट्टी ली है जो अभी तक वापस ना आया हो। तो यहाँ उसे रे नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो उस मर्डर वाले दिन के आसपास कॉलेज का काम छोड़कर भाग गया था और वापस नहीं आया था। और दोस्तों, ये रे असल में वही आदमी होता है जो ड्रग्स बेचा करता था और उस दिन कैसी और सैम को देखकर कॉलेज छोड़कर वो भाग गया था। खैर, अब कैसी उसके घर का एड्रेस पता करती है और फिर जांच करते करते वो रे के घर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर उसे डेड बॉडी पर मिले हूबहू बाल पड़े हुए दिखते हैं और जब वो एक रूम के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बबून मौजूद होता है और ये बाल असल में उसी बबून के होते हैं। इसके साथ ही साथ उसी टीम को एक फाइबर भी वहाँ पर मिलता है जो रे के घर के कारपेट का होता है और ठीक ऐसा ही फाइबर उन्हें लाश के पास भी मिला था। अब इस सब से सैम को यकीन हो जाता है कि रे ने ही उस लड़की का कत्ल किया था और फिर वो कहीं भाग गया। इसके बाद ये दोनों मिलकर रे की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन उधर हम देखते हैं कि रिचर्ड उस जगह पर पहुंच जाता है जहां रे असल में पुलिस के डर से छुपा होता है। अब यहाँ रिचर्ड चुपचाप उसे इस तरह से मारता है कि डिटेक्टिव्स अब यहाँ आए और उसे मरा हुआ देखें तो उसको ऐसा लगे कि रे ने खुद को खत्म कर लिया है, जिससे कि ये केस यहीं पर खत्म हो जाएगा। खैर, अब हम देखते हैं कि कैसी और सैम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और प्लान के मुताबिक उन्हें यहाँ पर रे की डेड बॉडी मिल जाती है। जिसके बाद रिचर्ड और जस्टिन यही सोचने लगते हैं कि आखिर ये केस खत्म हो गया। ठीक ऐसा ही अब सैम को भी लगता है कि पहले रे ने लड़की को मारा और फिर अपनी जान ले ली, लेकिन कैसी अब भी इस चीज से कन्विंस नहीं थी और उसे अभी भी रिचर्ड और जस्टिन पर शक होता है, खासकर रिचर्ड पर, क्योंकि उसकी बातों को वो अपने गले से उतार नहीं पाई थी। इसलिए वो सैम से कहती है कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उन दोनों लड़कों पर मुझे अभी भी शक है। लेकिन सैम उससे पूछता है कि आखिर तुम उन लड़कों के पीछे क्यों पड़ी हो? माना कि हमें उनके खिलाफ सबूत मिले थे, पर तुमने और मैंने मिलकर उनको वेरीफाई किया है, जिससे साफ हो गया कि वो दोनों जो भी बोल रहे हैं वो सच है। फिर आखिर तुम्हें उन पर शक क्यों है? तो इस पर कैसी कहती है कि मेरे पति ने 17 बार मेरे ऊपर चाकू से वार किया था और अब इस वक्त वो जेल में है। लेकिन जब भी मैं रिचर्ड को देखती हूँ तो मुझे उसमें अपने एक्स हस्बैंड का साया दिखता है, जिससे मेरा सिक्स्थ सेंस मुझे शक करने पर मजबूर कर देता है। फिर वो कहती है कि अब बहुत हो गया, अब मैं उन दोनों का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। और इसके बाद वो इस केस की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और सैम भी उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। खैर, उधर हमें रिचर्ड नजर आता है जो जस्टिन की पसंदीदा लड़की के पास जाता है। यहाँ वो उसे अपनी बातों में फंसाता है और फिर उसके साथ फिजिकली क्लोज हो जाता है और हम देखते हैं कि साथ ही वो उसका वीडियो भी बना लेता है और फिर वो उस वीडियो को बनाने के बाद उसे जाकर जस्टिन को दिखाता है। यहाँ वो जस्टिन से कहता है कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो तुमको पसंद करती तो मेरी बातों में नहीं आती और मेरे करीब भी नहीं आती। लेकिन जस्टिन उस लड़की को सचमुच बहुत पसंद करता था, इसलिए ये वीडियो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को काबू कर लेता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि रिचर्ड जो भी कर रहा था वो सही है। वहीं हम देखते हैं कि कैसी रिचर्ड पर नजर रख रही होती है कि आखिर वो कहां-कहां जाता है और किस किस से मिलता है, और यहाँ उसे जो पता चलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जस्टिन और रिचर्ड एक दूसरे से मिलने आए होते हैं, यानी वो समझ जाती है कि जस्टिन और रिचर्ड ने उससे झूठ बोला था और वो दोनों सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। खैर, अब वो घर जाकर सोचने लगती है कि आखिर किस सबूत पर काम किया जाए जिससे कि वो दोनों पकड़े जा सके। इस तरह अब वो उस केस के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है। यहाँ वो नोटिस करती है कि उसके घर में उसी कंपनी की घड़ी है जो उस लड़की के घर में टूटी हुई मिली थी और उसका टाइम रुका हुआ मिला था। अब वो पहले अपनी घड़ी को उठाकर हल्के से फेंकती है, लेकिन उससे उस घड़ी का कोई नुकसान नहीं होता। फिर वो उसे जोर जोर से पटकती है, लेकिन फिर भी उस घड़ी को कोई खास नुकसान नहीं होता। इसके बाद वो उस घड़ी को इस इंटेंशन से फेंकती है ताकि वो टूट जाए
और जब वो ऐसा करती है तो सच में उस घड़ी का शीशा टूट जाता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उस घड़ी को असल में जानबूझकर तोड़ा गया था और बाद में बंद करके उसका समय भी बदल दिया गया था ताकि पुलिस मर्डर के वक्त को लेकर गुमराह हो जाए। लेकिन अब कैसी के सामने एक और चुनौती थी। वो ये सोचने लगती है कि अगर ये टाइम गलत था तो सही टाइम क्या था, यानी अगर इन दोनों ने उस घड़ी में गलत टाइम डाल दिया था तो असल में उस वक्त का राइट टाइम क्या था। अब कैसी समझ जाती है कि अगर वो कैसे भी करके सही टाइम तक पहुंच जाए तो आगे का केस आसान हो जाएगा। इसलिए अब वो आगे की जांच के लिए वापस उसी लड़की के घर जाती है। अब यहाँ उसे याद आता है कि उस मर्डर वाले दिन उन्हें जूतों के निशान मिले थे, यानी जो जूते बाहर से गीले होकर आए थे। इसके बाद जब वो उस खिड़की के पास पीछे आकर देखती है जिससे कातिल अंदर घुसा था, तो वहाँ वो देखती है कि बैकयार्ड में एक पानी का फव्वारा होता है जो घास को पानी देने के लिए लगा होता है। यहाँ वो उसे चेक करती है तो इसमें ऑटो टाइमिंग होती है और फिर जांच करने पर उसे पता चलता है कि ये दिन के 3:30 बजे अपने आप ऑन हो जाता है। इस तरह वो समझ जाती है कि अगर हत्यारे के पैरों पर गीली मिट्टी लगी थी तो इसका मतलब है कि 3:30 बजे ये फव्वारा ऑन हुआ होगा और यही वक्त होगा जब हत्यारा घर में घुसा होगा। तो इस तरह अब उसका शक पक्का हो जाता है कि हत्यारे ने घड़ी तोड़कर समय बदल दिया था। इसके बाद हमें उधर वो लड़की दिखती है जिसके साथ रिचर्ड ने धोखा किया और उसका वीडियो बनाया था। अब यही बात बताने के लिए वो लड़की एक पुलिस वाले से अकेले में मिलती है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि सभी के सामने कंप्लेंट करने पर रिचर्ड पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि वो एक अमीर बाप का बेटा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जिस पुलिस वाले को वो लड़की रिचर्ड की सारी सच्चाई बताती है, वो पुलिस वाला असल में कोई और नहीं बल्कि सैम होता है, जिसे आखिर में कैसी की मदद करने का एक जरिया और रिचर्ड को जेल में डालने का एक तरीका मिल जाता है। इस बीच ये लोग जस्टिन का डीएनए टेस्ट करवाते हैं और फिर उसका डीएनए उस वोमिट से मैच करवाया जाता है, जो उससे मैच भी हो जाता है। और इससे आखिर में ये साबित हो जाता है कि उस दिन जस्टिन उस घर में गया था जब उस लड़की की हत्या हुई थी। तो इस तरह अब इनके पास काफी सबूत होते हैं, इसलिए अब इन दोनों को पकड़कर अलग अलग कमरों में ले जाया जाता है जहां ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहे होते, जिसके चलते अब सैम यहाँ पर रिचर्ड से झूठ बोल देता है और कहता है कि जस्टिन ने पुलिस को सब सच बता दिया है उस वीडियो टेप के बारे में जो रिचर्ड ने उस लड़की के साथ बनाया था, जिसे जस्टिन पसंद करता था। सैम कहता है कि अब वो अपने सारे गुनाह जल्दी ही कबूल कर लेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी सच बता दो। ये सुनकर रिचर्ड को एक पल के लिए लगता है कि आखिर पुलिस को उस वीडियो के बारे में कैसे पता चला होगा, क्योंकि वो जानता था कि जस्टिन कभी पुलिस को उस वीडियो के बारे में नहीं बताएगा। तभी रिचर्ड समझ जाता है कि असल में उस लड़की ने ही पुलिस को ये चीज बता दी होगी और इसी बात का फायदा अब पुलिस उठा रही है और उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं उधर कैसी जस्टिन के पास होती है, जो उसे समझाती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मर्डर रिचर्ड ने ही किया है और तुम इस सब में बेगुनाह हो। वो जस्टिन से कहती है कि रिचर्ड के बारे में तुम्हें जो भी पता है वो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, मैं तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगी, क्योंकि रिचर्ड तो अपने पिता के बल पर छूट जाएगा और लास्ट में तुम्हें इस केस में फंसा दिया जाएगा। लेकिन अब इससे पहले कि जस्टिन कुछ बोलता, तब उन दोनों के वकील वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी जमानत कराकर उन्हें वहाँ से साथ ले जाते हैं। यहाँ अब इन दोनों को समझ में आ जाता है कि इस बार इनका बचना नामुमकिन है, इसलिए अब वो अपनी पुरानी जगह पर मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस वक्त रिचर्ड के पास एक रिवॉल्वर होती है और फिर वो जस्टिन को दूसरी रिवॉल्वर देता है। दरअसल इनका प्लान था कि अगर ये दोनों पकड़े गए तो ये खुद अपनी जान ले लेंगे। तो असल में ये वही सीन होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। खैर, अब ये तय करते हैं कि 3 की गिनती तक ये खुद को शूट कर लेंगे, लेकिन अब 3 की गिनती के बाद जस्टिन हवा में फायर करता है, जबकि रिचर्ड फायर ही नहीं करता और रिचर्ड कहता है कि हमारे अंदर खुद को मारने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन ये देखकर जस्टिन कहता है कि ये बात बाद में करना, पहले मैं तुम्हारी रिवॉल्वर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने गोली चलाई नहीं या फिर तुम्हारे गन में गोलियां है ही नहीं। ये सुनकर रिचर्ड शॉक्ड रह जाता है और फिर सच हमारे सामने आता है। दरअसल रिचर्ड की रिवॉल्वर में गोलियां नहीं होती, क्योंकि उसका प्लान था कि वो जस्टिन को खुद को मारने पर मजबूर कर देगा, जिससे सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा कि उस लड़की के मर्डर के गिल्ट में उसने डरकर खुद को मार लिया और फिर इसके बाद रिचर्ड खुद को बचाकर इस केस में से निकल जाएगा। लेकिन अब जस्टिन को उसका प्लान समझ में आ जाता है, इसलिए वो रिचर्ड की तरफ रिवॉल्वर तान देता है। लेकिन तभी उसे बाहर से कैसी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर जस्टिन फौरन रिवॉल्वर को अपने सिर पर रख लेता है और कैसी उसे देखकर फौरन जस्टिन से कहती है कि तुम अपने आप को नहीं मार सकते। इसके बाद वो जस्टिन को अपने पास आने के लिए कन्विंस कर लेती है और फिर जस्टिन रिवॉल्वर को नीचे रखकर उसकी तरफ चल देता है। लेकिन अब रिचर्ड किसी कीमत पर जेल जाना नहीं चाहता था,
इसलिए वो फौरन जस्टिन की गन उठाकर कैसी पर फायर करता है, लेकिन वो गोली सीधा जस्टिन के हाथ पर जाकर लगती है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब इसके बाद रिचर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी रिचर्ड का पीछा करती है और घर की बालकनी में पहुँच जाती है। अब यहाँ रिचर्ड उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है, लेकिन कैसी किसी तरह उसको धक्का देती है और खुद को बचा लेती है। लेकिन इसी बीच रिचर्ड बालकनी से नीचे गिर जाता है और चूंकि नीचे पहाड़ी की एक खाई होती है, इसलिए उसमें गिरकर रिचर्ड की मौत हो जाती है। लेकिन तभी लकड़ी की बालकनी भी नीचे गिरने लगती है, जिससे कैसी भी फंसकर खाई में गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी जस्टिन उसे देखता है और वो उसे उठाकर ऊपर खींच लेता है। अब कैसी जस्टिन से कहती है कि मुझे पता है जो कुछ हुआ उसके पीछे रिचर्ड का हाथ था, उसने ही तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट किया था, इसलिए मैं कोर्ट में तुम्हारी तरफ से गवाही दूंगी जिससे कि तुम्हें सजा कम मिले। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके गले पर रिचर्ड की अंगूठी का निशान बन गया होता है जब वो उसका गला दबा रहा था, और इससे उसे समझ में आता है कि रिचर्ड ने लड़की का कत्ल नहीं किया था, क्योंकि उस लड़की को भी पहले गला दबाकर मारा गया था, लेकिन उसके गले पर कोई अंगूठी का निशान नहीं था। यानी अगर रिचर्ड ने उसे मारा होता तो उसके गले पर भी अंगूठी का निशान जरूर होता। इसलिए अब उसके होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि उस लड़की का कत्ल जस्टिन ने ही किया था, और अब वो यही बात जस्टिन से उगलवाना चाहती थी। इसलिए अब वो जस्टिन से झूठ बोलती है कि जैसे रिचर्ड ने तुम्हारी पसंदीदा लड़की के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया था, वैसे ही उसने मर्डर का पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। और ये सुनते ही जस्टिन पूरी तरह से टूट जाता है और अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। दरअसल जस्टिन इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन वो बहुत चालाक भी होता है। अब उसने कैसी को अंदर आते देख लिया था तो गन अपने सर पर रख ली थी, ताकि लगे कि रिचर्ड उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था, और ये लगे कि पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड जस्टिन नहीं बल्कि रिचर्ड था। लेकिन कैसी ने जस्टिन की पोल खोल दी। खैर, अब जस्टिन को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर हमें इस कत्ल के होने की पूरी प्रोसेस को दिखाया जाता है। असल में जस्टिन और रिचर्ड ने एक अनजान लड़की को मारने का प्लान बनाया था, जो इत्तेफाकन उन्हीं के कॉलेज की स्टूडेंट भी थी। खैर, अब सबसे पहले रिचर्ड ने स्कूल में अपने जूते चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई, और रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो ड्रग्स लेने के बहाने रे के घर गया, जहाँ उसने कारपेट का फाइबर और बबून का बाल अपने पास रख लिया। साथ ही उसने उसी रात 7 बजे क्लासमेट्स के साथ ग्रुप स्टडी का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले वो ठीक 3:30 बजे उस लड़की के घर पहुंचा जिसे उसे मारना था। अब लॉन में होने पर 3:30 बजे वो पानी का फव्वारा जो घास को पानी देने के लिए सेट किया गया था, वो अपने आप ऑन हो जाता है और उससे उसके जूते गीले हो जाते हैं, और इसी वजह से घर में घुसते वक्त खिड़की और कारपेट पर जूतों के निशान रह गए थे। इसके बाद उसने उस लड़की को बेहोश किया और घर में रखी घड़ी तोड़ दी। हालांकि उस वक्त 3:30 बज रहे थे, लेकिन उसने रात 9:27 का टाइम उसमें सेट कर दिया, और इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर के बेसमेंट में ले गया और वहाँ उसे कैद कर दिया। इसके बाद जब 7 बजे उसके दोस्त ग्रुप स्टडी के लिए उसके घर पहुँचे, तो उसी वक्त जस्टिन अपनी माँ से कहता है कि वो कमरे में स्टडी करने जा रहा है, और इसके बाद वो खिड़की से बाहर निकलता है और सबसे पहले रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ वो अपने पसंद का खाना भी खाता है। इसके बाद वो रिचर्ड के घर पहुँचता है, और ठीक इसी वक्त रिचर्ड अपने दोस्तों से कहता है कि वो एटीएम से पैसे निकालने जा रहा है, और इसके बाद वो सबसे पहले एटीएम जाता है, जहाँ उसका रिकॉर्ड सीसीटीवी में होता है, और फिर पैसे निकालने के बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहाँ जस्टिन पहले से ही मौजूद होता है। अब जस्टिन उस लड़की को मारता है और उसकी बॉडी को गाड़ी में रखता है। साथ ही वो जाने से पहले रिचर्ड के जूते भी ले लेता है, और इसके बाद रिचर्ड ग्रुप स्टडी में वापस लौट जाता है। अब जस्टिन लड़की की बॉडी को ठिकाने लगाने दूर ले जाता है, और वो इस काम से पहले रिचर्ड के वही जूते पहनता है और फिर बॉडी को छुपा देता है। लेकिन यहाँ उस बॉडी को देखकर उसे उल्टी भी आ जाती है, जो बाद में डिटेक्टिव्स के लिए सबसे बड़ा सबूत बनती है, और यही जस्टिन की सबसे बड़ी गलती होती है। और दोस्तों, इससे ये साबित हो जाता है कि मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है, और यही गलती जस्टिन की थी, जिसने उसके और रिचर्ड के पूरे प्लान का पर्दाफाश कर दिया। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मूवी को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।